आप एचसेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप मैराथन क्लास को ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ही वीडियो में कवर हो जाए और वहाँ से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमें पता लग जाए, तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए और सीखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंटायर कंसेप्ट को। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उनका आंसर कहाँ से बनता है और क्या आंसर जो है वो सही है और क्यों है। तो आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज पर, जहां हम आज व्यष्टि अर्थशास्त्र का महामैराथन लेकर के आए हैं, जहां हम 50 क्वेश्चंस को हल करेंगे और पढ़ेंगे कि फिर आपको पढ़ना ना पड़े। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार सर ले आया हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स का महामैराथन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। कहता है मांग का नियम निम्नलिखित में से किस प्रभाव के कारण लागू होता है। तो जब हम बात करते हैं मांग के नियम की, तो हम पढ़ते हैं कि मांग का जो नियम है वो हम देखते हैं कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी जो है वो आपकी कम हो जाती है। यानी कि आप कहते हैं कि ये आपका डिमांड कर्व है, जहां पर आप यहाँ पर जो है वो डिमांड कर रहे हैं, ये आपकी क्वांटिटी है। जैसे ही आपका प्राइस बढ़ेगा आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाएगी। यानी कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड जो है वो कम हो जाती है और प्राइस कम होने पर डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ये जो आप देखते हैं ये किस प्रभाव के कारण लागू होता है। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं इसके पीछे का इफेक्ट की, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें 3-4 चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो आपको इनकम इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि क्योंकि जब प्राइस जो है वो आपका कम होगा तो आपकी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है। तो जब रियल इनकम बढ़ जाती है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। आपकी परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से आप ज्यादा खरीद पाते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखते हैं, जहां पर आपकी जो दूसरी रिलेटिव गुड्स हैं उन रिलेटिव गुड्स के मुकाबले ये जो गुड है वो प्राइस कम होने से रिलेटिवली सस्ती हो जाती है। तो जब रिलेटिवली ये सस्ती हो जाती है तो हम महंगी चीज को छोड़ करके सस्ती चीज को खरीदते हैं। इस वजह से भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलता है, यानी कि इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद में आप देखते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम, जिस वजह से भी जो है आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको देखने को मिलती है, क्योंकि हम कहते हैं पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से मांग जो है वो भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड आपकी इंक्रीज होगी। तो डिमांड जो है इंक्रीज होती है, उस वजह से भी आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है। लेकिन यहाँ आपको ये कहा गया है कि ऑप्शन नंबर 1 कहा आपको कि केवल आय प्रभाव, यानी कि एक अकेला इनकम इफेक्ट की वजह से डाउनवर्ड होता है, नहीं। केवल प्रतिस्थापन की वजह से होता है, नहीं। वो कहता है कि आय और प्रतिस्थापन दोनों की वजह से होता है। यस, आपने अभी सीखा कि इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंक्रीज इन डिमांड, इन सभी की वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ आप इसका जो है वो आंसर देख सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि आय प्रभाव, और वह वस्तु अन्य विकल्पों की तुलना में सस्ती हो जाती है, यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से मांग बढ़ती है। इस वजह से जो है वहां पर डिमांड कर्व आपको डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? कहता है कि उदासीनता वक्र का मूल बिंदु की ओर कन्वेक्स होना, यानी कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो मूल बिंदु की ओर कन्वेक्स क्यों होता है, क्या दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जब हम इंडिफरेंस कर्व को पढ़ते हैं तो वहां पर हम जो है ये देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व आपका कुछ इस प्रकार से कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो आप देखते हैं कि पहले हम यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर हम जो है अपने रेशियो को चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आपको पता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसके ऊपर यूटिलिटी आपको जो है वो इक्वल मिलती है, सेम मिलती है, यानी कि यूटिलिटी जो है वो सेम है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो गुड है x2 और x1 उसका जो रेशियो है वो बदल जाता है।
तो यहाँ पर आप x2 को जो है वो इतना ले रहे थे, x1 का आप इतना ले रहे थे, यहाँ पर आप x2 का जो है वो कम ले रहे हैं, x1 का ज़्यादा ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो रेशियो है उसमें चेंज आ जाता है। तो आपको ये ध्यान करना है कि जो गुड्स के बीच में जो रेशियो है वो बदलेगा और जो आईसी ग्रुप के ऊपर जो यूटिलिटी है वो समान रहेगी। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि पहले मैंने इतना छोड़ा तो मेरे को इतना मिला, अब मैं वापिस से इतना लेना चाहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे को कितना जो है वो छोड़ना पड़ेगा। देखिए मैंने उतना ही जो है वो वापिस से, देखो मेरे को ये मिला था, इतना ही मैंने यहाँ पर रखा, तो अब मेरा जो छोड़ना है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने इतना छोड़ा था, यहाँ मेरे को छोड़ना क्या पड़ा, कम पड़ा। यानी कि आप कहेंगे कि डिमिनिशिंग MRS, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर की वजह से, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की वजह से आप जो है ये कहेंगे कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपका मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है या कन्वेक्स होता है। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। इंडिफरेंस कर्व जो है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होना क्या दर्शाता है, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर दर्शाता है। जहां पर घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब होता है, MRS का मतलब होता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता X की वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा उसे Y वस्तु जो है वो कम छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम से वहां पर सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गिवन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच और आय लोच की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, आप जब गिवन गुड्स को पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि वहां पर जो इनकम इफेक्ट होता है वो आपका स्ट्रोंग होता है। ये आपको ध्यान कर लेना है कि इनकम इफेक्ट जो है आपका वहां पर स्ट्रोंग होता है। बिकॉज ऑफ स्ट्रोंग इनकम इफेक्ट वहां पर जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो उसको कवर कर लेता है। इस वजह से आप ये देखते हैं कि धनात्मक जो है आपका आय लोच की वजह से और जो ऋणात्मक जो है आपका कीमत लॉस, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान कर लेना है कि आपका जो है वो धनात्मक जो है वो कीमत लॉस और जो है ऋणात्मक आय लोच की वजह से आपकी जो मांग की कीमत लोच है या गिवन वस्तुओं के संबंध में वो उसकी प्रकृति आप देखते हैं। देखिए कैसे मैं इसको समझाता हूं, आप समझिए कि ये जो है आपकी बजट लाइन है और यहाँ पर जो है आप आईसी कर्व से एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी इनकम जो है वो बदलती है, हम ये सपोज करते हैं कि ये उसका इनकम का लेवल बदल गया और वो हायर उसके ऊपर चला गया, आईसी के ऊपर चला गया, ठीक है। तो वो देखता है कि वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको निकाल लेंगे आईसीसी कर्व को, तो आप देखोगे कि पहले जो है वो इतना प्रोडक्शन, मतलब ये क्वांटिटी ले रहा था x1 की, अब जो है वो इतनी क्वांटिटी ले रहा है x1 की, यानी कि उसने कम कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ, इनकम बढ़ने से उसने क्या कर दिया, इनकम बढ़ने से उसने जो है वो क्वांटिटी कम कर दी है, जबकि इनकम बढ़ने से तो क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं गिवन गुड्स, ठीक है। तो ये आपका आता है धनात्मक कीमत लोच और ऋणात्मक आय लोच की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहता है, कहता है गिवन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की कीमत लोच और आय लोच की प्रकृति क्या होती है। तो आप कहते हैं कि धनात्मक कीमत लोच और ऋणात्मक जो है आय लोच। गिवन वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, धनात्मक कीमत लोच, ठीक है ना। क्योंकि कीमत बढ़ने पर तो मांग बढ़ेगी, लेकिन उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जो है वो इसे घटिया मान करके इसकी जो है मांग कम कर देगा, यानी कि ऋणात्मक आय लोच। तो इसे हम जो है वो गिवन गुड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, उपभोक्ता की बचत का वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया। तो आपको पता है दोस्तों कि उपभोक्ता बचत का जो कंसेप्ट है वो आपके दिया डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1890 में, जिसमें उन्होंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो होता है जहां हम वास्तव में देना चाहते हैं, और यानी कि जितना हम देना चाहते हैं में से हम माइनस कर देते हैं जो हम वास्तव में देते हैं, यानी कि जो आपका रिमेनिंग रह जाता है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो दोस्तों मुझे जो है आप ये बताएंगे कि J.R. हिक्स की बुक का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट में, एडम स्मिथ की बुक का नाम आप मुझे बताएंगे, और डेविड रिकार्डो की पुस्तक का नाम आप मुझे बताएंगे। अल्फ्रेड मार्शल की बुक आई थी 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ की बुक, हिक्स की बुक और रिकार्डो की बुक्स के जो नेम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या जो है उन्होंने बुक जो है उनकी प्रसिद्ध है, कौन सी बुक जो है उनकी प्रसिद्ध है, आइए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, ठीक है। आप इसकी जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं।
कहता है कि अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में उपभोक्ता बचत का सिद्धांत दिया, जो घटती सीमांत उपयोगिता के नियम पर आधारित है। ये भी आपको ध्यान कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रकट अधिमान्य सिद्धांत रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के प्रतिपादक जो है वो कौन है? तो देखिए, आप जब रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को पढ़ते हैं तो वहां पर आप जो है पॉल सैमुअल्सन जी को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर तो मिल ही गया होगा कि पॉल सैमुअल्सन जी जो हैं वो हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के प्रतिपादक। और इनकी ये जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, 1938 में इन्होंने इसको बताया था, लेकिन इसका सही पेपर जो है वो 1948 में इन्होंने पब्लिश किया था। तो 1938 और 1948 दोनों ही जो डेट्स हैं वो सही मानी जाती हैं। आप वहां पर प्रश्न को ध्यान से देख करके जो भी वहां पर आंसर हो उसको देख करके आप ये आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो 1938 और 1948 असल में पब्लिश हुआ था 1948 में, लेकिन इससे भी पहले इन्होंने 1938 में इस बारे में, इस संबंध में बात कर ली थी। और ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर बेस है, ये आपको ध्यान कर लेना है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो है इसके ऊपर बेस्ड है। क्लियर है बात? J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने जो दिया था वो सिद्धांत दिया था आपका इंडिफरेंस कर्व का। और इंडिफरेंस कर्व जो है वो कौन सी ऑर्डरिंग पर जो है वो स्थित है, कौन सी ऑर्डरिंग की बात करता है? क्या वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात करता है या वीक ऑर्डरिंग की बात करता है? आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और विल्फ्रेड पैरेटो जो ये कहता है, विल्फ्रेड पैरेटो जो है ये कहता है कि नोबडी कैन बी बेटर ऑफ विदाउट नोबडी कैन बी वर्स ऑफ, यानी कि हम किसी को जो है वो बेटर तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम किसी को जो है वो बुरा नहीं कर देते हैं। यानी कि एक व्यक्ति का जो फायदा है वो दूसरे का बुरा होगा तभी हो पाएगा। यानी कि विल्फ्रेड पैरेटो जो है वो उसको हम पैरेटो ऑप्टिमलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप ध्यान करेंगे। तो नेक्स्ट जो है आप इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो सीधा सीधा दे सकते हैं। और यहाँ पर जो है दिया गया है 1938, तो आप ये ध्यान करेंगे। और ये जो सिद्धांत है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, ये बिहेवियरल अप्रोच है, ये आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। तो एक आपकी कार्डिनल अप्रोच है जो कि आपकी दी गई थी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल जी के द्वारा, जहां आप 1890 में उनकी बुक में देखते हैं, जहां आप मनी की मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको कांस्टेंट मानते हैं, ये आपको ध्यान कर लेना है। एक आपकी जो सिद्धांत है वो जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, जो कि हिक्स एंड एलन ने दिया था, ठीक है, हिक्स एंड एलन ने दिया था, जहां हम आईसी कर्व को पढ़ते हैं। तीसरा आप पढ़ते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस। तो रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच आपको पता है पॉल सैमुअल्सन जी ने दिया है 1938, 1948, इन दोनों को जो है आप कंसीडर करते हैं। और ये आपकी बिहेवियरल जो अप्रोच है उस पर बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण रूप से पूरक हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उदासीनता वक्र का आकार जो है वो कैसा होगा? देखिए, एक सीधी रेखा ऋणात्मक रेखा के तौर पर होगा, या आप ये कहेंगे कि वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होगा, या वो अल आकार का होगा, या वृत्ता आकार का होगा। जब आप परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो दो गुड्स मिलकर के एक किसी काम को कंप्लीट करती हैं, एक किसी काम को जो है वो पूरा कर पाती हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास दो जो हैं वो लेफ्ट के शूज हैं, तो यहां पर मैं ले लेता हूं कि यहां पर आपने लेफ्ट पांव के शूज लिया है, यहां आपने राइट के शूज लिए हैं। तो आपके पास दो शूज हैं लेफ्ट के, यानी कि ये पॉइंट है आपके पास, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट है आपके पास, ये है, लेकिन इधर वाला नहीं है, तो ये यहाँ पॉइंट जो है वो आपका बनेगा ना। तो आप ये कहेंगे कि जब मेरे पास दो लेफ्ट के हैं तो फिर मेरे को तो पहन के चलने में तो बहुत दिक्कत आएगी, मैं तो उसको पहन ही नहीं सकता, वो मेरे काम किस काम के। तो यानी कि वो कहता है कि जब दो आपके पास सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट के हैं तो आप जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे? जब दोनों जो हैं वो एक लेफ्ट का और एक जो है उसमें राइट का हो, यानी कि वो आपका पूर्ण सेट बने, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का सेट बने। तो हम कह देते हैं चलो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि दो लेफ्ट के हैं और एक राइट का है, तो आपका सेट क्या बनेगा? एक लेफ्ट और एक राइट, यानी कि आपका सेट ये बनेगा, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। लेकिन आपका जो है वो कॉम्बिनेशन क्या है? ये कि दो लेफ्ट और एक राइट।
तो यहाँ आप इसको ये देखेंगे, लेकिन आपके काम का क्या है, सिर्फ ये नीचे वाला जहां आपका एक लेफ्ट और एक राइट है। तो अब हम इसको उल्टा ले लेते हैं कि आपके पास लेफ्ट एक है और राइट जो है वो 2 है। तो यानी कि लेफ्ट एक है, ये वाला लेफ्ट आपके पास में एक है और राइट आपके पास में 2 है, ये आपके 2 हो गए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि फिर भी आप जो है वो इस तरफ ही आएंगे, क्योंकि आपके पास पेयर तो एक ही बनेगा, यूज तो आपका एक ही जोड़ी का हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ पर आपने ये देखा कि ये वाला पोर्शन, ये जो मैं रेड कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन चाहे ये वाला पोर्शन, आपका जो मिनिमम है वही आपको यहाँ पर जो है वो काम आता है। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड में ये आपका आईसी कर्व बना और ये जो बना है ये आपका बना है एल शेप। इसलिए आप ये कहते हैं कि यहाँ आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट जो है आप इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंजल का नियम मुख्य रूप से संबंधित है। तो एंजल का जो लॉ है, एंजल लॉ, वो इनकम के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है और साथ में ही वो ये कहते हैं कि इनकम जब किसी व्यक्ति की बढ़ती है तो जो आपका नेसेसरी गुड्स हैं, जैसे कि खाने की वस्तुएं हैं, फूड है, उसके ऊपर आपका जो इनकम का जो रेशियो है वो कम हो जाता है। यानी कि क्योंकि आप 2 रोटियां अगर खा रहे हैं, अगर आप 4 रोटी जो है सपोज कर रहे हैं खा रहे हैं, तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि आपकी भूख 10 गुना हो जाएगी, आप 4 ही रोटी खाएंगे। यानी कि जब आपके पास कम इनकम थी तो आपका जो ज्यादा खर्च खाद्यान्न पे लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपकी ज्यादा इनकम हुई तो खाद्यान्न पे आपका खर्च जो है वो बहुत कम हो गया, शेयर उसका जो है वो कम हो गया। ठीक है, तो यानी कि वो कहता है कि उपभोक्ता की आय और खाद्यान्न का हिस्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए जो है आपका यहाँ राइट आंसर होता है। और ये एंजल का नियम कहता है, ये आपको ध्यान का लेना है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि अर्नेस्ट एंगल ने क्या कहा है कि जैसे जैसे किसी परिवार की आय बढ़ती है तो भोजन पर किए जाने वाला खर्च का प्रतिशत जो है वो कुल आय से घटता चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि मांग की आड़ी लोच प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए हमेशा कैसी होती है। तो जब हम मांग की आड़ी लोच की बात कर रहे हैं और जब हम बात कर रहे हैं कि भाई वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के मामले में कैसी होगी, तो देखिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं गुड 1 को और यहाँ पर हम लेते हैं गुड 2 के प्राइसेस को, ये आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है ना, तो गुड 2 का अगर प्राइस जो है वो बढ़ेगा, गुड 2 का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ 1 गुड, यानी कि प्राइस 2 बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ 1 गुड जो है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि जब ये बढ़ रहा है तो क्वांटिटी जो है वो 1 की बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप जो है वो कहेंगे कि यहाँ पर आपको जो है वो धनात्मक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए धनात्मक यानी कि पॉजिटिव आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप एक बार जो है इसका एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है क्षतिपूरक परिवर्तन विधि कंपनसेशन वेरिएशन मेथड का उपयोग करके प्रतिस्थापन प्रभाव को किसने समझाया। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब हम कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड की बात करते हैं तो वहां पर हम हिग्स स्लट्सकी को देखते हैं। एक तरफ तो हम हिग्स और कैल्डर को देखते हैं, एक तरफ हम स्लट्सकी को देखते हैं। तो जब हम कंपनसेशन वेरिएशन मेथड की बात करते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड जो है वो हिग्स जी के द्वारा दिया गया है, जहां पर वो ये कहते हैं कि सपोज कीजिए कि ये आपका जो है वो बजट लाइन है और यहां आप जो है वो आईसी कर्व को कट कर रहे हैं, जहां आप जो है वो इस आईसी कर्व को कट कर रहे हैं, यहां आप जो है वो इक्विलिब्रियम में हैं। जैसे ही आपका प्राइस कम होने से इनकम बढ़ जाता है, ठीक है, प्राइस कम होने से आपका इनकम बढ़ जाता है, तो वो कहते हैं कि आपकी बड़ी हुई इनकम की वजह से आपका जो है वो शिफ्टिंग जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है ना, शिफ्टिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है IC2। लेकिन वो कहता है कि क्योंकि प्राइस कम हुए उस बढ़ी हुई इनकम को अगर मैं वापस ले लूं तो फिर क्या होगा, तो बढ़ी हुई इनकम को अगर हम वापस ले लें तो आप ये कहेंगे कि ये होगा कि वो पुराने वाले IC पे ही चला जाएगा। ठीक है ना, जहां पर आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पाया जाता है। तो क्षतिपूरक परिवर्तन विधि हिग्स की जो है वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पाया जाता है। वो इनकम इफेक्ट जो भी इनकम इफेक्ट की वजह से बढ़ा था वो इनकम इफेक्ट वो वापस कर लेता है। तो आपको यहाँ पर ये दे लेना JR हिग्स जो है यहाँ राइट आंसर
आ जाएगा। ये आपको ध्यान कर लेना, क्योंकि हम कहते आए हैं पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पाया जाता है। चलिए स्लट्सकी में जो है आप देखेंगे तो आप स्लट्सकी की जब मैं बात करूंगा यहीं ऑप्शन में, तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर आप जो एक नए इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच जाते हैं। तो जहाँ पर आपको ये जो चीज़ देखने को मिली है, ठीक है ना, तो वो वहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। ये आईसी कर्व आपका हो गया और वो यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं और यहाँ से वो हायर आईसी कर्व को आपको दिखाते हैं। जैसे आप हायर आईसी पर पहुंच जाते हैं, ये आपका स्लट्सकी का हो जाता है। मार्शल जो है आपको पता ही है, वो अप्रोच जहाँ पर MUM और MUX जो है वो बराबर हो जाती हैं और एक सिंगल पॉइंट जो है आपका डिमांड कर्व बन जाता है, ठीक है, जिसको हम ऑर्डिनरी डिमांड कर्व कहते हैं। वो कंसेप्ट आपका जो है एल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया। लियोन वोर्लस, जिसको हम जनरल इक्विलिब्रियम के संबंध में पढ़ते हैं कि जनरल इक्विलिब्रियम जो दिया था वो दिया गया था आपका लियोन वोर्लस के द्वारा। तो यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कंपनसेशन वेरिएशन का, इसका आंसर आ जाएगा JR6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। कहता है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता की स्थिति क्या होती है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब आप कहते हैं कि ये TU जो है आपका मैक्सिमम होता है, वहीं आप कहते हैं कि आपका MU जो है वो 0 होता है। तो ये आप ध्यान करेंगे, भी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा और इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है अल्पकाल में उत्पादन का कौन सा नियम लागू होता है। तो आपको ध्यान करना है कि जब मांग के नियम की बात करते हैं, पूर्ति के नियम की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो कोई टाइम पीरियड की बात नहीं करते हैं हम कि ये अल्पकाल की स्थिति है या फिर ये जो है वो दीर्घकाल की स्थिति है। लेकिन जब हम पैमाने की प्रतिफल की बात करते हैं तो वहाँ हमारे दोनों जो फैक्टर होते हैं वो दोनों के दोनों वेरिएबल जो है आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं तो यहाँ हम कहते हैं कि एक फैक्टर हमारा फिक्स होता है और एक फैक्टर हमारा वेरिएबल होता है। तो हम कहते हैं कि इसे हम शॉर्ट रन की कंडीशन में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोब डगलस का जो क्वेश्चन है, कहता है कि कोब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के कारकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 जो है वो क्या दर्शाता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या दर्शाता है, आपको ये ध्यान कर लेना है कि जब हम बात करते हैं, आप ये देखते हैं कि जब भी हम प्रोडक्शन कोरिलेशन और प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक तो आपका लेबर है जिसके ऊपर हम कह देते हैं कि ये लेबर का शेयर है, इनटू में आप कह देते हैं कि ये कैपिटल है और ये जो कैपिटल है जिसको हम बीटा कह रहे हैं, ठीक है। जब इन दोनों का जोड़ जो है यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जोड़ जो है वो 1 के बराबर होता है तो वहां पर हमें पैमाने के स्थिर प्रतिफल मिलते हैं। वहां पर हमें पैमाने के स्थिर प्रतिफल जो है वो मिलते हैं। यानी कि जब इन दोनों का जोड़ जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 होता है तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल जो है वो मिलते हैं। और जब अल्फा प्लस बीटा का लेस देन 1 होगा तो क्या मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्पकाल में उत्पादन शून्य होने पर भी निम्नलिखित में से कौन सी लागत शून्य नहीं होती है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब हम शॉर्ट रन में कॉस्ट को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि कॉस्ट 2 प्रकार की होती है, एक आपकी फिक्स कॉस्ट होती है और एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो उत्पादन के 0 होने के बाद भी आपको जो है वो सहन करनी पड़ती है, इसलिए आप जो है ये कहेंगे कि वो कॉस्ट जो है वो आपकी कुल स्थिर लागत जो है वो होती है। तो ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता क्या है कि बाजार संतुलन में यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्में दीर्घकाल में केवल कौन सा लाभ कमा पाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछ लिया जाता है कि दीर्घकाल में कौन सा लाभ कमाती है और पूर्ण प्रतियोगिता। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि पूर्ण प्रतियोगिता का तो आप बता देंगे कि वो सामान्य लाभ जो है वो कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कमाती है। लेकिन मोनोपोली जो है वो कौन सा लाभ कमाती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। मोनोपोली को कौन सा लाभ मिलता है ये आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
कहता है कि अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली में विंकुचित मांग वक्र किंग डिमांड कर्व का प्रतिपादन जो है वो किसने किया। तो आप जब पढ़ते हैं पोल्सविजी को, तो पोल्सविजी जी ने जो है ये प्रतिपादन किया था, और इन्होंने ये प्रतिपादन किया था 1939 में। 1939 में पोल्सविजी ने किंग डिमांड कर्व का कंसेप्ट जो है वो दिया है। और मैं आपको बता देता हूं कि एक वीडियो हमने ओलिगोपोली मार्केट के ऊपर, ओलिगोपोली के जितने भी मॉडल्स हैं, जहां आप कुर्नोट मॉडल्स, कुर्नोट के एक्सटेंशन मॉडल, स्टेकलबर्ग मॉडल, चैम्बरलिन मॉडल, एजवर्थ मॉडल, इन सभी मॉडल्स को पढ़ते हैं, उन सभी का एक मैराथन हमने अपलोड कर रखा है हमारे चैनल पर। ओलिगोपोली मैराथन के तौर पर आप उसको देख सकते हैं, और आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा मॉडल कहाँ से निकला है और वो मॉडल क्या कहता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि पोल्सविजी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख करके देंगे कि एडवर्ड चैम्बरलिन ने कौन सी फॉर्म को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। पिगू जो है उनको हम किस बड़ी चीज के लिए याद करते हैं, और अल्फ्रेड मार्शल जो है उन्होंने कौन कौन से कंसेप्ट दिए हैं। ठीक है, तो आप ये जरूर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कीमत विभेद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 श्रेणियों का वर्गीकरण किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है ये देखने को मिल रहा है, और ये बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में कई बार जो है वो पूछा गया है। तो जॉन रॉबिन्सन जिन्होंने जो है वो आपको पता है स्कैर्सिटी का डेफिनेशन दिया। एडम स्मिथ जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, या फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी इन्हीं को कहा जाता है। J.M. कीन्स जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिनकी बुक आई थी 1936 में। बुक का क्या नाम था वो आप मुझे बताएंगे। एडम स्मिथ की बुक आई थी 1776 में, क्या नाम था आप मुझे बताएंगे। और रॉबिन्सन की जो बुक आई थी वो आई थी 1936 में, क्या नाम था वो आप जो है वो मुझे बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप अभी मुझे बताएंगे कि जो पिगू जी हैं उन्होंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को 3 भागों में बांटा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये जो है वो उन्होंने कंसेप्ट दिए थे। ठीक है, क्या कहते हैं ये आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इस पर जो है सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट जो है आप इसका देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की किस अक्षमता का प्रतिफल है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लगान जो है वो किस चीज से जो है चीज मानी जाती है, लगान को हम कहाँ से जो है वो शामिल करते हैं। ठीक है, तो लगान की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आप रिकार्डो को देखते हैं। रिकार्डो ये कहता है कि भाई 3 प्रकार की भूमि होती है, एक जो है बहुत ही अच्छी भूमि, दूसरी जो है वो ठीक ठाक भूमि, तीसरी जो है मतलब लो लेवल की भूमि होती है। तो रिकार्डो का जो ये कंसेप्ट है ये हम ग्रोथ में पढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इस कंसेप्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि रिकार्डो का थ्योरी क्या कहता है। रिकार्डो का थ्योरी ये कहता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता है एक सेकेंड, कहता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है तो पॉपुलेशन के बढ़ने से जो आपके फूड हैं, आपका जो खाना है, आपका जो भूमि है, उसके ऊपर दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। जब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो फिर आप ये देखते हैं कि जो लो लेवल की इनकम की भूमि, यानी कि जो लो प्रोडक्टिविटी की भूमि है, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ये एक्वायर हो जाएगी, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये इसको भी एक्वायर करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि जैसे आप जो लो लेवल की जो भूमि है उस पर भी आपको प्रोडक्शन करना पड़ता है, जिस वजह से आपके जो रिटर्न है वो गिर जाते हैं। ठीक है, जब आपके रिटर्न गिर जाते हैं, फूड आपका जो है वो कम है, पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है, तो आपके प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो जो बढ़े हुए प्राइस है उनकी वजह से वो जो लैंडलॉर्ड है वो उसके रेंट को बढ़ा देता है, यानी कि जो भी बढ़ा हुआ कीमत है उस बढ़ी हुई कीमत को वो ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो भूमि की कौन सी क्षमता की बात करता है, तो वो बात करता है मौलिक और अविनाशी शक्तियों की। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपको ये ध्यान कर लेना है, मौलिक और अविनाशी शक्तियां, यानी कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको थोड़ा सा शामिल करता है, और जो दूसरी चीजें जिसकी वजह से प्राइस जो है वो बढ़ा है उसको वो शामिल करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आंसर कि मौलिक और अविनाशी शक्तियां, डेविड रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के बदले में जमींदार को दिया जाने वाला भुगतान है जो इसकी सीमितता के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि ये भूमि जो है वो आपकी लिमिटेड है, इस वजह से उसको जो वो लगान मिल रहा है, ये आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो किसने दिया है? तो ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत क्या है, इसके ऊपर भी हमने जो है वो वीडियो बना रखा है। आप CUET की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो सिद्धांत है वो दिया है JM किंज ने। ये सिद्धांत जो है वो क्या कहता है वो आप वहां उस वीडियो में समझ सकते हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, पेरेटो इष्टतमता, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की स्थिति कहाँ प्राप्त होती है? तो थोड़ी देर पहले जब हम ऑप्शन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जहां किसी को नुकसान पहुंचाए बिना किसी अन्य को लाभ न दिया जा सके। सेम बात कि आपको नुकसान जो है वो पहुंचाना पड़ेगा अगर आपको किसी को लाभ देना है। तो कह रहा है कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे नहीं, बिना पहुंचाए आप किसी दूसरे को लाभ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो नोबडी कैन बी बेटर ऑफ विदाउट एनीवन वर्स ऑफ। तो यहाँ ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान कर लेना है और इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, बाजार असफलता के ऊपर ये क्वेश्चन है। जॉर्ज अकरलोफ का द मार्केट फॉर लेमन्स, यानी कि जो लेमन्स प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो लेमन प्रॉब्लम है उसकी बात जो है वो वहां पर कर रहे हैं। क्या कहता है कि जॉर्ज अकरलोफ का द मार्केट फॉर लेमन्स का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान कर लेना है, वो आपकी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के ऊपर संबंधित है। क्या कहता है लेमन प्रॉब्लम? लेमन प्रॉब्लम जो है वो ये कहती है कि जब मार्केट फेल हो जाता है, जब मार्केट में असफलता आ जाती है, मार्केट फेलियर होता है, तो जो बैड गुड होती हैं वो तो मार्केट के अंदर आ जाती हैं और जो गुड होती हैं, जो अच्छी वस्तुएं होती हैं वो मार्केट से बाहर चली जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं लेमन प्रॉब्लम। और ये आती है आपकी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से कि आपके जो कंज्यूमर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनको इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है, अच्छी या मैं कहूँ कि परफेक्ट नहीं होती है। यानी कि अगर कस्टमर को अच्छी नॉलेज है तो प्रोड्यूसर को नहीं है, प्रोड्यूसर को अच्छी नॉलेज है तो कस्टमर को नहीं है। ठीक है, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए और आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है, अल्पकाल में उत्पादन का कौन सा नियम लागू होता है? तो आपको ध्यान कर लेना है कि अल्पकाल में जो उत्पादन का नियम लागू होता है वो आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है। परिवर्तित अनुपात का नियम जो है वो लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोब डगलस के उत्पादन के कारकों में क्या दर्शाता है? तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल। ये रिपीट क्यों हो रहे हैं, मैं इसको एक बार देख लेता हूं। ठीक है, तो ठीक है, ये भी रिपीट है। आप कह रहे हैं कि उत्पादन में शून्य होने पर निम्नलिखित लागत शून्य नहीं होती है, तो आप कहते हैं, तो एक सेकेंड मैं इसको जो है वो चेक कर लेता हूं और जहां से ये रिपीट हो रहे हैं वहां मैं इनको एक बार देख। मैं आपसे थोड़ा माफी चाहूंगा कि क्वेश्चन जो है वो लगभग रिपीट हो रहे थे, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बात का ध्यान करूंगा और मैं मेरी टेक्निकल टीम से भी कहूँगा कि वो ये क्रॉस चेक कीजिएगा कि कैसे ये जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जुड़े रहें परफेक्ट नॉलेज के साथ और पढ़िए ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।